तो आज हम लोग लास्ट क्लास में बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़े थे। आज बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट पढ़े थे, तो आज हम लोग एनिमल पढ़ेंगे। तो एनिमल को कंज्यूमर भी बोलते हैं। कंज्यूमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद से बना नहीं सकता, तो वो फूड के लिए डिपेंड करता है प्रोड्यूसर या प्लांट के ऊपर, इसलिए इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं एनिमल्स को। ठीक है, तो आगे एनिमल के बारे में लिखते हैं। एनिमल को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। Consumers. Animal cannot prepare their own food. They depends on plant for food. तो हम जानते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर होते हैं वो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरो मीन्स होता है अदर और ट्रॉप मतलब फूड, तो इसलिए जो अदर पे डिपेंड करता है फूड के लिए उसको हेटेरोट्रॉप कहते हैं। तो इसलिए हम एनिमल्स को या कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉप। एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ हम हेटेरोट्रॉप्स का लिख देते हैं, हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। तो HETERO, हेटेरो मीन्स अदर एंड क्रॉप्स मतलब फूड। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स में भी प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो अपने फूड के लिए डायरेक्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। जैसे कि कैटल्स, काव हो गया, ऑक्स हो गया, बफलो हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ये सब क्या है? ये सब घास ही खाते हैं या पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं। तो ये पूरी तरीके से प्लांट के ऊपर ही अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं और हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ते लिखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, द एनिमल हु डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड। The animals who directly depends on plants for food.
या इसको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर का काव, ऑक्स, गोट, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर वो होता है जो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है या तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स उसको कहते हैं जो प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जो फ्लैश खाता है, मांस खाता है, तो उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर्स इसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। Carnivores. The animals which feed on plants indirectly are called secondary consumer. The animals which feed on plants indirectly feeds on plant indirectly is called secondary consumer. Secondary consumers or carnivores. एग्जाम्पल में हम लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लायन, टाइगर। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। अब अगला है ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों फॉर्मेट में, दोनों तरीके से फीड करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली मतलब प्लांट से भी फूड लेते हैं और इनडायरेक्टली मतलब वो कार्निवोरस की तरह भी खाना खाते हैं, जैसे कि फ्लैश भी खाते हैं। तो ऐसे जीव जंतु को, ऐसे एनिमल्स को हम ओमनिवोर्स के कैटेगरी में रखते हैं, जो प्लांट से भी फूड लेते हैं और एनिमल से भी फूड लेते हैं। तो ओमनिवोरस हो गया। Omnivores. The animal which feed on both producer as well as primary consumers are called omnivores. The
animals which feed on producer as well as primary consumer. Are primary consumer are called omnivorous. तो जो the animal which feed on producer as well as प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो मतलब प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट है, और प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? एनिमल। तो वो जो दोनों को खाते हैं उसको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल में हम लिख लेंगे डियर, पिग एंड human beings। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ डिकम्पोजर। तो एक अलग कैटेगरी का भी जीव है जो अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब मरे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतु को जो खाता है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर, और ये डिकम्पोजर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अब नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, खुले आंखों से हम नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिससे हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो जो मरा हुआ एनिमल जो दिखता है बाहर, हमें अक्सर दिख जाता है, रोड किनारे मरा हुआ कुत्ता हो गया या कोई भी जानवर दिख जाता है, तो उसके ऊपर कीड़ा लगा, वो फूल जाता है, मतलब उसको खा रहा है कोई। तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा होता है, जो हमें नंगी आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देता है, और बाद में देखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं बचता, सिर्फ हड्डी बच जाता है। तो वही डिकम्पोजर है, उसका काम है उसको खाना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डिकम्पोजर का काम करते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसको खाते हैं। डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल को खाने वाले को हम डिकम्पोजर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हो गया फंगी, बैक्टीरिया। तो क्या है हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? Decomposers चल रहा है। The organism which feed on the organisms which feed on dead and decaying plants and
animals are called. Decomposers. एग्जाम्पल हो गया इसका fungi and bacteria. अब इसी के बाद अगला टर्म आता है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स. रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स. तो मिनरल्स का रिसाइकलिंग कैसे होता है? जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर क्या करता है, मरे हुए प्लांट और एनिमल को खाता है और धीरे धीरे करके वो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है. उस डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट को, प्लांट और एनिमल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है और उसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है मिनरल्स के फॉर्म में, वो पुनः मिट्टी में मिल जाता है, सॉइल के अंदर मिल जाता है. और उस सॉइल तो फिर से वो सॉइल, चूंकि वो मिनरल्स प्लांट और एनिमल के बॉडी में है, शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर है, तो वो जब मरता है तो उसको डिकेइंग होता है बैक्टीरिया के थ्रू. तो फिर धीरे धीरे करके वो फिर से सॉइल में मिल जाता है. तो पुनः सॉइल को वो मिनरल्स वापस मिल जाता है और फिर वो मिनरल प्लांट और एनिमल्स, प्लांट यूज करता है एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टली उस मिनरल्स को, और जब वो प्लांट को अदर एनिमल खाता है तो इनडायरेक्टली उस मिनरल को अदर एनिमल यूज करता है. और फिर जब वो मरता है तो उसके बॉडी डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होता है तो पुनः सॉइल में मिल जाता है वो मिनरल. तो ये चक्र चलता रहता है, इसी को बोलते हैं हम रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स. ठीक है, तो इसको लिखते हैं डिकम्पोजर ब्रेकडाउन. Decomposer break down the dead and decaying plants and animals. The dead and decaying plants and animals into minerals, into minerals these minerals get mixed up with soil. These minerals get mixed up with soil and are then again used by the plant. This process is called recycling of मिनरल्स. ठीक है,
रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल समझ में आ गया? निकाल दिए तो देखिए लिया होगा। उसके बाद इसी पे आता है एक कंसेप्ट जो थोड़ा सा रह गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिस जीव को, जिस ऑर्गेनिज्म को, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको लिखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The organism which cannot be seen by naked eye is called माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है स्कैवेंजर, एक नया टर्म है स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर भी डिकम्पोजर की तरह ही होता है। तो स्कैवेंजर एनिमल्स और बर्ड है, एनिमल और बर्ड है जिसको कि हम देख सकते हैं। तो ऐसे एनिमल और बर्ड्स जो मरे हुए जीव जंतु को खाता है, मतलब जो फीड ऑन और हु कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जो डेड बॉडी, एनिमल्स के डेड बॉडी को खाता है, उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, तो स्कैवेंजर को लिखते हैं scavengers, the organism which नहीं, ये तो स्कैवेंजर्स है। एनिमल्स एंड बर्ड्स विच फीड ऑन और कंज्यूम डेड बॉडीज, द एनिमल्स एंड birds which feed on or consume dead bodies of animals are called scavengers। तो स्कैवेंजर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो डेड बॉडी को खाता है, जो बर्ड और एनिमल डेड बॉडीज ऑफ एनिमल को खाता है, उसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं। तो एग्जांपल है इसका, स्कैवेंजर का इसका एग्जांपल हो गया जैकल्स। जैकल्स हो गया, क्रो हो गया, क्रो, vultures and
ये सारे स्कैवेंजर हैं। अब अगला कंसेप्ट है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल्स जो सॉइल के अंदर आसानी से मिक्सअप हो जाए, मतलब वो मिल जाए, तो ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जैसे कि क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, उसके बाद किचन वेस्ट, या हम किचन वेस्ट भी बोल सकते हैं, या एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सब मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल the materials which can be decomposed in or mixed up with soil. Is mixed up with soil is called biodegradable material. तो इसका एग्जाम्पल हम क्या क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल पेपर, क्लॉथ, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, इन सभी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जस्ट इसका उल्टा हम लिख सकते हैं द मटेरियल विच कैन की जगह पर लिख देंगे कैन नॉट। ठीक है, विच कैन की जगह पर लिख देंगे कैन नॉट बी डिकम्पोज इन सॉइल और मिक्स्ड अप विथ सॉइल इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल का हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, सिर्फ इसमें नॉट लगा देना है, इसका जस्ट उल्टा नॉट लगा देना है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इसका एग्जाम्पल हम सिर्फ लिख देते हैं प्लास्टिक। तो प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो सॉइल के अंदर मिक्सअप नहीं होता है, इसलिए सरकार बार बार बोलती है कि प्लास्टिक को यूज करना बंद करिए, क्योंकि प्लास्टिक जितना ज्यादा सॉइल के अंदर जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है मतलब वो सॉइल के अंदर मिक्सअप नहीं हो सकता है। नहीं मिक्सअप होने से क्या होगा कि वो जमीन को इनफर्टाइल करेगा, मतलब जमीन को बंजर कर देगा और उसके अंदर कोई प्लांट होगा नहीं, कोई पेड़ पौधा या कोई भी एग्रीकल्चरल वर्क नहीं हो पाएगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का खेती नहीं हो पाएगा, जमीन खराब हो जाएगा। इसी के कारण और उसके जलने से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए नुकसान देता है, हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। दैट्स वाई
वी शुड अवॉइड टू यूज प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ठीक है। तो अगला अगला पॉइंट है कंपोस्ट। कंपोस्ट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरली जो हम फर्टिलाइजर खेत में यूज करते हैं उसको कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा पानी आप है ना कैमरा में देखिए दिखेगा नहीं है। कंपोस्ट इट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। तो ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। तो कंपोस्ट, अब अगला अगला पॉइंट आता है कि हम कंपोस्ट को बनाते कैसे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट। उसको क्या करते हैं हम, कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि किचन का जो वेस्ट मटेरियल है और एग्रीकल्चरल वेस्ट मटेरियल है, इसको हम मिट्टी खोद करके उसमें डाल देते हैं। उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल देते हैं और सूखे पत्ते वगैरह डाल करके, मिट्टी डाल करके उसको छोड़ देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हल्का हल्का डाल करके छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे ये सड़ते कुछ दिनों के बाद और लगभग 1 महीने के टाइम पीरियड के बाद ये डिकम्पोज जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर है वो तैयार होता है। ठीक है। तो इसका प्रोसेस एक बार लिख लेते हैं। वीडियो पॉज करो। तो अपना काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कंपोस्ट को हम कैसे बना सकते हैं। तो उसका प्रोसेस अब लिखते हैं। The kitchen waste can be in the kitchen waste can be put in a pit dug in the garden. Then covered with the soil and dry it. This waste is acted upon by microorganisms. Microorganisms and get converted into useful compost and get
converted into useful compost. अब अगला टॉपिक है हमारा वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपोस्ट ही बनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर हम वर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे अर्थ वर्म हो गया, रेड वर्म हो गया, वाइट वर्म हो गया। तो इसको यूज़ करने से कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। तो जनरली रेड वर्म यूज़ होता है कंपोस्ट बनाने के लिए, तो वैसे वाइट वर्म भी यूज़ होता है, अर्थ वर्म भी यूज़ होता है। इससे क्या होता है कि प्रोसेस फास्ट हो जाता है और कंपोस्ट जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्टिंग लिखते हैं। The process of forming compost. The process of forming compost with the help of various worms. Usually red worm, white worm, and earthworm. Is known as वर्मी कंपोस्टिंग। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।